बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। हमने जो टॉपिक लिया बच्चों वो सतह रसायन से है। बच्चों सतह रसायन में आज मैंने आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न लिया हुआ है वो है हार्डी-सुलज़े का नियम। बच्चों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हार्डी-सुलज़े का नियम क्या होता है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन के संपर्क में जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ आ जाता है तो जो कोलाइडी विलयन है बच्चों उसका स्कंदन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलाइडी विलयन में अगर कोलाइडी विलयन के संपर्क में अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ आ जाए तो उसका स्कंदन मतलब वो अवक्षेपित होने लगता है, वो जमने लगता है। आ रही है बात समझ में? तो किसी कोलाइडी विलयन की जो जमने की प्रक्रिया या जो उसकी स्कंदन की प्रक्रिया है उसी चीज को समझाने के लिए वैज्ञानिक हार्डी और सुलज़े, ये दो वैज्ञानिक है बच्चों, इन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको हम हार्डी-सुलज़े के नियम के रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों ये नियम क्या कहना चाहता है अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं। तो बच्चों हमने आपसे बताया कि किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता, यहां पे स्कंदन का मतलब है बच्चों अवक्षेपण, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से याद रखिए किसी कोलाइडी विलयन की जो स्कंदन क्षमता, उसका जो अवक्षेपण क्षमता है वो उसमें मिलाए गए विद्युत अपघट्य पदार्थ पर उत्पन्न आवेश पर निर्भर करती है। कोलाइडी विलयन के संपर्क में हम जो विद्युत अपघट्य ला रहे हैं या कोलाइडी विलयन में हम जो विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं उस मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य पर आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है बच्चों कौन? अवक्षेपण की क्षमता या स्कंदन क्षमता। आगे देखिए, ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने एक चार्ज आपको दिखाया सोडियम पर Na+, मैंने दिखाया बेरियम पे डबल+ और एल्यूमिनियम पे ट्रिपल+। बच्चों मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने जो कोलाइडी विलयन लिया हुआ है, हमारे कोलाइडी विलयन के संपर्क में कोई धनावेशित कोलाइड आता है जिसमें जो धनात्मक कोलाइडी कण है वो सिंगल पॉजिटिव है, या कोई ऐसा है जिसमें डबल पॉजिटिव है, या कोई ऐसा है जिसमें ट्रिपल पॉजिटिव है। ये 3 एग्जाम्पल मेरे पास है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता उस विद्युत अपघट्य पर होगी जिस पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो बच्चों एल्यूमिनियम पर आवेश की मात्रा कितनी है? +3। इससे कम स्कंदन क्षमता बेरियम के कोलाइडी विद्युत अपघट्य की होगी और सबसे कम किसकी होगी? सोडियम की। क्योंकि हार्डी-सुलज़े का नियम ही यही कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में जो हम विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो विद्युत अपघट्य पर वो उत्पन्न विद्युत अपघट्य पर जो आवेश है उस पर वो निर्भर कर रही है, उसकी स्कंदन क्षमता या उसकी अवक्षेपण क्षमता। तो बच्चों यही हार्डी-सुलज़े का क्या है? नियम है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि अगर आपको कोलाइडी विलयन का अगर स्कंदन करना है या आपको उसका अवक्षेपण करना है तो हम उसमें एक ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं जिस पर आवेश की मात्रा ज्यादा है, तो उसकी कम मात्रा मिलाकर ही हम उसका स्कंदन ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैंने एक अगला प्रश्न भी आपके सामने ले रखा है। अगला प्रश्न बच्चों हमारा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है, बच्चों जब हम तीव्र प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? तब जो किरण पुंज है तो किरण पुंज के मार्ग में एक प्रतिदीप्त उत्पन्न हो जाती है ना, एक प्रतिदीप्त दिखता है। और प्रकाश का जो मार्ग है उसको जब आप अंधेरे में रखते हैं तो वहां पर आपको क्या प्राप्त होता है? एक शंकु प्राप्त होता है ना, उस प्रतिदीप्ति वाले क्षेत्र में आपको एक शंकु प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। ये जो शंकु प्राप्त हो जाता है इसे हम बोलते हैं टिंडल शंकु। और इस तरह से अंधकार में ये टिंडल शंकु बनाने की जो परिघटना आप देख पाते हो, इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। बच्चों ये टिंडल प्रभाव है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ कि ये हमारे पास एक बच्चों पात्र है जिसमें हमने किसी कोलाइडी विलयन को रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण को हम एक लेंस पर आपतित कर रहे हैं सबसे पहले, जो लेंस से होकर फिर विलयन पे डाली जा रही हैं। जैसे ही वो विलयन पर पड़ेंगी तो बच्चों प्रकाश किरण के मार्ग में आप देखेंगे यहां पर ये इस क्षेत्र में आपको एक शंकु दिखाई देगा। ये जो शंकु आप देख पा रहे हो ना इस एरिया में, इस शंकु को हमने क्या बोला है? ये टिंडल शंकु है, इसको हमने बोला टिंडल शंकु। और ये संपूर्ण परिघटना प्रकाश के मार्ग में शंकु बनाने की ना, ये परिघटना कहलाती है टिंडल प्रभाव, ठीक है बच्चों। टिंडल शंकु जो है वो केवल
कोलाइडी विलयन में ही संभव है। जब हम इसका अध्ययन अति सूक्ष्मदर्शी से करेंगे तब हमको प्रकाश के मार्ग में ये पिंडल शंकु प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, इसके अलावा मैंने अगला प्रश्न भी आपके सामने ले रखा हुआ है और अगला प्रश्न है ब्राउनी गति। बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ब्राउनी गति क्या होती है, समझिएगा। बच्चों, 1827 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमको सबसे पहले ब्राउनी गति के संदर्भ में जानकारी दी थी। बच्चों, 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने हमको ब्राउनी गति के बारे में जानकारी दी और जानकारी कुछ इस प्रकार है कि अगर हम कोलाइडी विलयन में अति संवेदनशील सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे बच्चों, कि कोलाइडी विलयन में, ठीक है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी जो कण है बच्चों वो विभिन्न दिशाओं में अनियमित जिगजैग, ठीक है, अनियमित जिगजैग मतलब बच्चों टेढ़ी मेढ़ी दिशा में वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो बच्चों, कोलाइडी कणों की ये जो गति है, इस गति को ही हमने किस नाम से जाना है बच्चों, इस गति को हमने जाना है ब्राउनी गति के नाम से। ये कहलाती है ब्राउनी गति। अति संवेदनशील मतलब बच्चों ये बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप होगा, सूक्ष्मदर्शी होगा, जिसकी सहायता से हम विलयन में अध्ययन करेंगे। तब हम देखेंगे विलयन में जो कोलाइडी कण होंगे वो विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होंगे, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, वो किसी भी दिशाओं में गति कर रहे होंगे। ये गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और बच्चों उनके द्वारा खोजी गई इस गति को हमने ब्राउनी गति नाम दिया है। और बच्चों, ब्राउनी गति के प्रदर्शन के लिए मैंने यहां पर आपको एक पात्र दिखाया है। इस पात्र में आप देख सकते हो मैंने एक कोलाइडी विलयन लिया हुआ इस तरह से, और कोलाइडी विलयन में आप ये डॉट देख पा रहे हो जो कि कोलाइडी कण की अनियमित गति को दिखा रहे हैं कि वो जिगजैग विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। ऐसा हम अति संवेदनशील सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाएंगे। बच्चों, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है और वो प्रश्न है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। बच्चों, उत्प्रेरक के जो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी तरह से समझिए उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। बच्चों, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मेरे पास स्टेप नंबर 1 में ये कोई प्रथम विधि है और प्रथम विधि में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास दो अभिकारक हैं ए और बी, और मैं दो अभिकारकों को आपस में क्रिया कराना चाहता हूं। तो ये कुछ ऐसे अभिकारक हैं जो आपस में अभिकृत नहीं होते और आपस में क्रिया नहीं करते और इनके बीच में किसी भी प्रकार की जो क्रिया है वो संभव नहीं होती, मतलब ये आपस में क्रिया नहीं करते। अब बच्चों कहते हो क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में मैंने ए को पहले एक्स के साथ अभिकृत करके ए एक्स एक पदार्थ बना दिया, ठीक है। मैंने ए को एक्स के साथ क्रिया करके मैंने ए एक्स एक पदार्थ बना दिया और उसके बाद बच्चों मैंने ए एक्स को पुनः बी से अभिकृत करके मैंने क्या किया, ए बी एक उत्पाद बना दिया और उसके बाद मैंने देखा कि उत्प्रेरक की जो मात्रा है वो क्या हो गई, बाहर मुक्त हो गई। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों की द्वितीय जो विधि है हमारी, तो द्वितीय विधि में क्या हो रहा है कि ए को हमने पहले एक उत्प्रेरक एक्स के साथ अभिकृत करके एक माध्यमिक यौगिक बना लिया। ये बन जा रहा है बच्चों हमारा माध्यमिक यौगिक। हमने सबसे पहले एक माध्यमिक यौगिक बना लिया, फिर जो माध्यमिक यौगिक हमने बनाया उसको दूसरा विकारक के साथ अभिकृत करके हमने अपने उत्पादक में बदल दिया और उत्प्रेरक जो है वो हमने क्या कर दिया बच्चों, वापस मुक्त कर दिया। तो इस तरह से हमने द्वितीय विधि में देखा कि जब दो अभिकारक आपस में अभिकृत नहीं होते हैं, वो आपस में क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो हम एक उत्प्रेरक से उसकी क्रिया करा के उत्पादक प्राप्त करते हैं और उत्प्रेरक को उसकी संपूर्ण अवस्था में बिना नष्ट किए ही, बिना खोए हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये परिघटना उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहलाती है, जिसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, अगर मैं एथिल अल्कोहल ले लूं C2H5OH और अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत कर दूं, ठीक है, और बच्चों ये अभिक्रिया 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न कराई जाए, तो एथिल अल्कोहल का OH वाला पार्ट सल्फ्यूरिक अम्ल के H वाले पार्ट से अभिकृत होकर सबसे पहले ये जल का निर्माण कर देगा और बच्चों शेष जो पार्ट है C2H5 ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिकृत होकर C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाएगा। बच्चों, द्वितीय पद में जो C2H5HSO4 है ये पुनः एथिल अल्कोहल की अतिरिक्त मात्रा के साथ अभिकृत होगा
और अभिक्रिया का ताप हम बढ़ा चुके होंगे 140 डिग्री सेल्सियस। और पुनः क्या होगा बच्चों, जो HSO4 वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन से अभिकृत होकर वापस H2SO4 का निर्माण कर देगा, जबकि C2H5 O C2H5 से अभिकृत होकर ये अपने आप को किस में बदल देगा बच्चों, ये हमारे अल्कोहल को डाइएथिल ईथर में बदल देगा। बच्चों इस अभिक्रिया में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि अभिक्रिया के अंत में हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये जो दो अभिक्रियाएं मैंने आपको दिखाई, ये उत्प्रेरक के माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर आपके सामने रखी। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी इसी तरह की कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।